गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जेम बनाने की विधि के बारे में चर्चा की थी। फलोद्यान पॉइंट अपना चल रहा था। इस लेक्चर में अपन जेली बनाने की विधि तथा मुरब्बा बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो फलोत्पाद के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेसन में अपन ने या पिछले जो सेशन था उस सेशन में अपन ने जेम बनाने की विधि के बारे में चर्चा कर ली थी। जेम बनाने की विधि में मैंने बताया था कि जो जेम का TSS होता है वो 68% होता है, उसमें फल का भाग 45% होता है, अम्ल का भाग 0.5 से 1.5 के मध्य होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार उसमें मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे विधि के बनाने की विधि के, फलों का चुनाव किया था, उसमें अलग अलग जो विधियां थी उसके बारे में। इसी में अब बात करेंगे जेली के बारे में। स्टूडेंट्स, जेली बहुत इंपॉर्टेंट है, अवलेह बोलते हैं जिसको, जेली। जेली बनाने की विधि या जेली क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, जेली एक ऐसा पारदर्शी अर्ध ठोस पदार्थ होता है, ध्यान से सुनना, ऐसा पारदर्शी अर्ध ठोस पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त रस में चीनी व अम्ल मिलाकर, पेक्टिन युक्त रस में चीनी व अम्ल मिलाकर उन्हें गर्म करके तैयार किया जाता है। क्या हुआ स्टूडेंट्स? जेली, देखो जेली में, देखो अपन ने जेम में पढ़ा था फलों का गुद्दा, चीनी, अम्ल, पानी, ये चीजें मिला के उसको जेम को बनाते हैं। लेकिन जेली को किस से बनाते हैं? पेक्टिन युक्त रस होता है, पेक्टिन युक्त रस प्लस चीनी मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं, पानी की मात्रा की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, फिर भी थोड़ा बहुत पानी मिला लेते हैं। ये चार चीजें मिलके इसमें क्या होता है? इसमें देखो ध्यान रखना, जेली में गुद्दा नहीं मिलाया जाता, जबकि जेम में गुद्दा आवश्यक होता है। ठीक है, पेक्टिन युक्त रस, देखो पेक्टिन क्या है? पेक्टिन एक ऐसा तत्व है जो लगभग कई प्रकार के फलों में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो अमरूद में पाया जाता है। किसमें? अमरूद में। पेक्टिन युक्त फल ही जेली बनाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, ये विशेष बात ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा जो जेली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? अमरूद के फलों से बनाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेक्टिन की मात्रा या अच्छी गुणवत्ता वाला जो पेक्टिन है वो अमरूद में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको। पेक्टिन युक्त रस, चीनी, अम्ल और पानी, इन चीजों को मिलाकर निश्चित तापमान पर इनको गर्म करके जो उत्पाद बनाया जाता है उस उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं? जेली बोलते हैं या अवलेह कहते हैं। क्लियर? बात करें इसके TSS वगैरह की, देखो इसका TSS होता है 65%, TSS 65%। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा जेली में कितनी होती है? 65% होती है। फल की मात्रा या फल का भाग वही 45% होता है। देखो जेम में भी फल का भाग 45% था और जेली में भी फल का भाग 45% है। कौन कौन से ऐसे फल है जिनके द्वारा ये बनाया जाता है? अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, आलू बुखारा, आलू बुखारा आदि ऐसे फल है जिनके द्वारा जेली बनाई जा सकती है, जेली बनाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसको काम मिला जाता है? अमरूद को काम मिला जाता है, क्योंकि इसमें अच्छी गुणवत्ता वाला पेक्टिन पाया जाता है। क्लियर? उधर जेम में बात कर रहे थे अपन, तो जेम में मैंने बताया था सेव को सबसे ज्यादा जेम बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये था जेली की परिभाषा तथा TSS वगैरह, है ना। बात करते हैं इसके बनाने की विधि के बारे में। विधि से पहले अपन बात करते हैं आदर्श जेली की पहचान। आदर्श जेली कैसी होती है? जो अच्छी जेली है उसकी पहचान कैसे करेंगे, क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें? तो देखो इसमें
इसका टॉपिक है ये आदर्श जेली की पहचान। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, आदर्श जेली की पहचान। और जेड आईसीआर में भी पूछा जाता है, निम्न में से आदर्श जेली की पहचान नहीं है। 3 आदर्श जेली की पहचान दे देंगे और चौथा ऑप्शन कोई गलत दे देगा, तो वो ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। आदर्श जेली की पहचान में क्या क्या रहेगा? देखो, जेली जो होती है वो चमकदार, पारदर्शक, आकर्षक होनी चाहिए। चमकदार, पारदर्शक, मैंने कहा पारदर्शी पदार्थ है ये, पारदर्शक, आकर्षक होनी चाहिए। जेली कैसी होनी चाहिए? चमकदार होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शक होनी चाहिए, आर पार देखा जा सकता है इसमें, और आकर्षक होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करें, जिस पात्र में डाला जाए, जिस पात्र में इसे डालते हैं उसी का आकार ले लेती है, उसी का आकार ले लेती है। देखो स्टूडेंट्स, जिस पात्र में जेली को डालते हैं उसी आकार की हो जाती है, उसी के आकार, कोई निश्चित आकार इसका खुद का नहीं होता। जिस पात्र में डाल दिया, ठंडा हुआ, उसी का आकार ले लेगी, ठीक है। अगला इसका गुण है, काटने पर चमकदार टुकड़े कटते हैं। इसको यदि काटने पर चमकदार टुकड़े कटते हैं, चमकदार टुकड़े, देखो यदि इसको काटा जाता है, जेली को काटते हैं चाकू से, तो चमकदार टुकड़ों की प्रकार ये दिखती है, ठीक है। बात करते हैं फिर, इसमें फलों की वास्तविक सुगंध आती है, फलों की वास्तविक सुगंध, और फलों का वास्तविक रंग होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके आवश्यक सामग्री की। आवश्यक सामग्री, जेली बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आवश्यक सामग्री में पेक्टिन युक्त रस चाहिए, स्टार लगा के लिखना आवश्यक सामग्री, हेडिंग लगाना आवश्यक सामग्री। देखो आवश्यक सामग्री में क्या क्या चाहिए? इसमें चाहिए पेक्टिन चाहिए, पेक्टिन इसमें आवश्यक सामग्री 1% पूछा जाता है। जेली के लिए उचित पेक्टिन की मात्रा कितनी है? 1%। जेली के अंदर 1%, जो भी मात्रा है उसका 1% भाग पेक्टिन होना चाहिए, ध्यान रखना, विशेष चीज है ये। चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 से 65%। चीनी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। अम्ल होना चाहिए 0.75 से, अम्ल 0.75 से 0.90, ठीक है, 0.75 से 0.90% अम्ल होना चाहिए इसमें। पानी की मात्रा 33 से 38% होती है, पानी की मात्रा 33 से 38% होती है। देखो टोटल जेली है उसको 100% माने, 100% माने तो उसमें पेक्टिन लगभग कम से कम 1% तो होना ही चाहिए। यदि 1% से कम हो जाता है तो अच्छी गुणवत्ता वाली जेली नहीं बनती है, ठीक है। चीनी की मात्रा 60 से 65% होनी चाहिए। अम्ल 0.75 से 0.90 के समथिंग होना चाहिए। बात करें पानी की तो पानी 33 से 38% के समथिंग होना चाहिए। यह है आवश्यक सामग्री, ठीक है। बात करते हैं इसकी विधि, किस प्रकार बनाई जाती है। देखो जेली बनाने की विधि ढंग से समझनी है, ध्यान से सुनना इसको। जेली बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ जेली, जेली बनाने की विधि। देखो जेली, किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा सदैव फलों का चुनाव। सबसे पहला क्या रहेगा? फलों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। अच्छी जेली बनानी है तो अच्छे फलों का चुनाव करना है, ध्यान रखना। पूर्णतः परिपक्व फल होने चाहिए, रोगग्रस्त नहीं होने चाहिए, अच्छा स्वाद, अच्छा रंग होना चाहिए उनका। ऐसे फलों का चुनाव किया जाता है जिनमें पेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। फलों का चुनाव कर लिया, जिन फलों का चुनाव किया है उन फलों से पेक्टिन प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है फलों से पेक्टिन प्राप्त करना, पेक्टिन प्राप्त करना। जिन फलों का चुनाव किया है उन फलों से पेक्टिन प्राप्त करते हैं। देखो पेक्टिन कैसे प्राप्त करते हैं? अमरूद है, अमरूद को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। अमरूद सबसे अच्छा माना जाता है तो अमरूद के बारे में समझा देता हूं मैं, ना। फल का चुनाव किया, अमरूद अच्छी किस्म का अमरूद ले लिया,
ठीक है, उसको साफ सफाई कर ली, गंदगी वगैरह थी जो साफ सफाई कर ली। पेक्टिन प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? देखो पेक्टिन की क्या खासियत होती है, जब फलों के टुकड़े गर्म पानी में डालकर उनको जब गर्म किया जाता है तो गर्म, जैसे ही टुकड़े गर्म होते हैं, जैसे ही पानी उबलने लगता है, गर्म होने लगता है, उसके साथ ही अधिक तापमान के कारण जो फलों के अंदर पेक्टिन होता है वो घुलकर पानी में आ जाता है। जो टुकड़े थे उसके अंदर पेक्टिन होता है वो घुलकर पानी के अंदर आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार पेक्टिन प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है कि फलों के टुकड़ों को पानी में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं। उबालने से अधिक तापमान होगा, टुकड़ों में जो उपस्थित पेक्टिन है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर आके उस पानी में घुल जाएगा। पानी में पेक्टिन घुल जाता है, पेक्टिन घुल जाता है। पानी में पेक्टिन घुल गया, अब क्या करना है, उस पेक्टिन, उस जूस को, मतलब उस रस को कौन सा था, पानी, और उसमें जो अमरूद के जो फलों से जो निकला है पेक्टिन और उसका रस, वो पेक्टिन युक्त रस को जेली बैग की सहायता से छानते हैं। जेली बैग की सहायता से पेक्टिन युक्त रस व गुद्दे को अलग किया जाता है, यदि ये अपने पास उपलब्ध नहीं है तो जो सूती वस्त्र होता है, सूती कपड़ा होता है, उसमें भी डाल के इसको छान सकते हैं। जेली बैग एक विशेष प्रकार का बैग आता है जिसके द्वारा इस रस को यदि छाने, देखो जो भी घोल था उसमें गुद्दा भी है, पानी भी है और पेक्टिन युक्त रस भी है, सभी को छानेंगे जिससे गुद्दा जो होगा फलों का वो ऊपर रह जाएगा, फलों के टुकड़ों का जो गुद्दा होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो रेशे वगैरह होंगे वो ऊपर रह जाएंगे और जो रस होगा वो नीचे आ जाएगा। पेक्टिन युक्त रस अपन ने निकाल लिया, रस प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इसमें जो पेक्टिन युक्त रस निकाला है, रस प्राप्त कर लिया अपन ने, रस में अपन पेक्टिन की मात्रा की जांच करेंगे। तीसरा पॉइंट है पेक्टिन युक्त रस में पेक्टिन का परीक्षण करना। जो पेक्टिन युक्त रस जेली बैग की सहायता से छानकर जो रस प्राप्त किया अपन ने, उस रस में क्या करेंगे, पेक्टिन का परीक्षण करेंगे कि पेक्टिन की कितनी मात्रा है। क्यों, देखो एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, जो जेली होती है, जेली में चीनी की मात्रा पेक्टिन की मात्रा पर निर्भर करती है, पेक्टिन की मात्रा पर निर्भर करती है। जेम में मैंने बताया था, जेम में जो चीनी की मात्रा है वो फलों के गुद्दे की मात्रा पर निर्भर करती है, यहाँ पर पेक्टिन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो पेक्टिन की मात्रा का पता लगाना पड़ेगा कि कितनी पेक्टिन की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेक्टिन की मात्रा का परीक्षण करेंगे। स्टूडेंट्स पेक्टिन की मात्रा का परीक्षण अपन दो विधियों से करते हैं। कितनी विधियों से, दो विधियों द्वारा पेक्टिन की मात्रा का परीक्षण किया जाता है। देखो दो विधियां कौन कौन सी है, पहली विधि है एल्कोहल विधि, एल्कोहल या स्प्रिट बोलते हैं इसको, एल्कोहल या स्प्रिट विधि। दूसरी विधि है जेल मीटर द्वारा, जेल मीटर द्वारा। देखो जो पेक्टिन युक्त रस प्राप्त किया था उसमें पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती है, एल्कोहल या स्प्रिट विधि और दूसरी विधि है जेल मीटर विधि। स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एल्कोहल या स्प्रिट विधि में क्या होता है और जेल मीटर में क्या होता है ये बता देता हूं मैं। देखो एल्कोहल या स्प्रिट विधि में क्या करेंगे कि इसमें एक चम्मच आप लोगे, कोई भी बर्तन है, ठीक है, जैसे अपने टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, या कोई भी कांच का बर्तन है, उसमें एक चम्मच डालोगे पेक्टिन युक्त रस, एक चम्मच पेक्टिन युक्त रस, चम्मच पेक्टिन युक्त रस, एक चम्मच पेक्टिन युक्त रस डालोगे इसमें, ठीक है, प्लस 2 चम्मच डालोगे इसमें, 2 चम्मच एल्कोहल,
क्या डालोगे, 2 चम्मच एल्कोहल डालोगे। कोई भी पात्र है उसमें एक कोने में 1 चम्मच अपन ने पेक्टिन युक्त रस डाला, जो रस प्राप्त किया था जेली बेग की सहायता से छानकर, और 2 चम्मच एल्कोहल डालोगे। थोड़े समय रहने देंगे, 2-4 मिनट तक उसको देखेंगे। 2-4 मिनट बाद देखेंगे अपन, यदि वो पूरा जम जाता है, यदि एक लोथ के रूप में पूरा जम जाता है, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि उस रस में पेक्टिन की मात्रा अच्छी है। ठीक है, वो रस पेक्टिन वो रस जो है वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त है। यदि उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें अपन एक चम्मच डाल दिया रस और उसमें 2 चम्मच एल्कोहल डाल दिया, कई बार पेक्टिन की मात्रा कम होती है, तब क्या होता है कि जो रस था उसमें 2-3 टुकड़ों में जम जाता है। वो जब यदि 2-3 टुकड़ों 5-7 टुकड़ों में जमता है, इसका मतलब उस रस में पेक्टिन की मात्रा कम होती है। कम होती है तो उसमें या तो पेक्टिन, जो कृत्रिम रूप से पेक्टिन आता है वो डाला जाता है, या फिर वो उपयुक्त नहीं माना जाता। क्लियर, ये थी एल्कोहल विधि। दूसरी है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जेडी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया, पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? वो यंत्र कौन सा है पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए? जेल मीटर होता है। कौन सा होता है? जेल मीटर। जेल मीटर द्वारा पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। देखो, जेल मीटर एक कांच की नली होती है। जेल मीटर वाला समझा देता हूं मैं, समझना तरीके से। जेल मीटर द्वारा, जेल मीटर का यूज किस में करते हैं? पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण, पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण। देखो, जेल मीटर के द्वारा पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। जेल मीटर होता क्या है? देखो, एक कांच की नली होती है, कांच जिसके दोनों मुंह खुले रहते हैं, दोनों साइड से खुली रहती है, कांच की गोलाकार नली होती है, जिसका ऊपर का 1/3 भाग जिसका ऊपर का 1/3 भाग 0.75 सेंटीमीटर व्यास का होता है। व्यास का ऊपरी 1/3 भाग, ये जो नली है इसका ऊपर का 1/3 भाग वो 0.75 सेंटीमीटर व्यास का होता है, और इसका जो 2/3 भाग है, ये नली है। इस प्रकार जेल मीटर होता है, कांच की नली होती है, पारदर्शी होती है, आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर का भाग है, ये जो व्यास रहेगा वो कितना रहेगा? 0.75 सेंटीमीटर रहेगा, और जो नीचे की नली का व्यास है, इसका जो व्यास है वो रहेगा 0.50 सेंटीमीटर व्यास। व्यास का निचला भाग रहेगा, और निचला भाग बचा हुआ कितना है? 2/3 भाग। पूछा जाए कि लंबा भाग कौन सा होता है, तो नीचे वाला भाग लंबा होता है, ऊपरी भाग ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, ऊपरी 1/3 भाग है, नीचे का 2/3 भाग है। समझ में आ रहा है यहां तक? ये जेल मीटर की संरचना होती है। जेल मीटर, ये जेल मीटर होता है। अब ध्यान रखना है, जो ऊपरी भाग है, जो चौड़ा भाग है, वो ऊपरी भाग कहलाता है। ऊपरी भाग पर 4 प्रकार की रीडिंग लिखी रहती है। इस पर ढंग से समझना, 4 प्रकार की रीडिंग रहती है ऊपरी भाग पर। 1.25, 1.00, 0.75 और 0.50। ये 4 प्रकार की रीडिंग लिखी रहती है स्टूडेंट्स इस पर। देखो, जेल मीटर दोबारा समझा देता हूं मैं। जेल मीटर एक कांच की नली होती है, पारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार अपन किसी भी पदार्थ को निकाल सकते हैं। ऊपरी भाग जो होता है, जो 1/3 ऊपरी भाग है, उसका जो व्यास होता है वो 0.75 सेंटीमीटर व्यास होता है, और जो नीचे का भाग होता है वो 0.50 सेंटीमीटर, मतलब आधे सेंटीमीटर का व्यास का ऊपर नीचे का 2/3 भाग होता है। इस प्रकार, ठीक है, ऊपरी जो भाग होता है, जो चौड़ा भाग है, उस पर 4 प्रकार की रीडिंग लिखी रहती है। 1.25, 1.00, 0.75 और 0.50। ये 4 प्रकार की रीडिंग लिखी रहती है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें करते क्या, ये तो हो गया जेल मीटर के बारे में। अब इससे परीक्षण कैसे करेंगे कि पेक्टिन की मात्रा है या कितनी है या नहीं है। देखो, इस प्रकार
ये जो मार्कर है इसको अपन मानते हैं जेल मीटर, ठीक है। जो जेल मीटर को पकड़ा जाता है तो बाएं हाथ का पहली अंगुली और अंगूठे से पकड़ा जाता है। बाएं हाथ की, ये बायां हाथ है, इसकी पहली अंगुली और अंगूठे से पकड़ा जाता है, और जो छोटी अंगुली होती है उसके द्वारा इसके नीचे वाले भाग को यहां से पकड़ेंगे ऊपर से, और छोटी अंगुली के नीचे वाले भाग को ढक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार 2 अंगुलियां हैं, दोनों अंगुलियों की अंगूठा और पहली अंगुली के द्वारा इसको पकड़ा जाता है, और नीचे की जो छोटी अंगुली होती है उसके द्वारा इसका नीचे वाला जो मुंह है उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद क्या करेंगे, जो पेक्टिन युक्त रस अपन ने छाना था, ठीक है, उस पेक्टिन युक्त रस को ठंडा करके इसके अंदर डालेंगे। ये है, इसके अंदर इस पेक्टिन युक्त रस को डालेंगे। इस प्रकार नीचे से अपन ने बंद कर रखा है इसको, ठीक है, अंगुली की सहायता से बंद कर रखा है। इस प्रकार सीधा पकड़ेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर रस डाल दिया। रस डालने के बाद में करना क्या है, ये जब पूरा भर जाता है, पूरा कंप्लीट भर जाता है, कंप्लीट भरने के बाद में क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए इस अंगुली को नीचे की जो अंगुली होती है ऐसे सीधा पकड़ा रखा है, नीचे की अंगुली को ऐसे हटा देंगे। 1 मिनट तक इस रस को नीचे गिरने देंगे, नीचे गिरता रहेगा ये रस, नीचे गिरते गिरते 1 मिनट, जैसे 1 मिनट होता है वापस आप अंगुली की सहायता से इसको वापस बंद कर दोगे, ठीक है। 1 मिनट बाद में अपन देखते हैं कि कितना रस, देखो जितना पेक्टिन ज्यादा होगा उतना ही रस गाढ़ा होगा। एक विशेष बात ध्यान में नोट रखने नहीं है कि जितना पेक्टिन ज्यादा होगा उतना ही रस गाढ़ा होगा। जितना पेक्टिन ज्यादा होगा रस उतना ही गाढ़ा होगा, रस उतना ही गाढ़ा होगा। तो देखो, गाढ़ा रस होगा इसका मतलब गाढ़ा रस धीरे धीरे निकलता है, और यदि पेक्टिन की मात्रा कम होगी मतलब पतला होगा रस और वो जल्दी से निकल जाएगा। तो अपन ने क्या किया कि इसमें पहले इसको भरा पूरा, 1 मिनट तक इसको खुला छोड़ा, 1 मिनट बाद में वापस इसको बंद कर दिया। 1 मिनट बाद में देखते हैं कि इसमें कौन सी रीडिंग पर उसमें आ रहा है। देखो अपन देखें, यहां पर मान लो आ रहा है 1.25 तक आ रहा है, 1.25 तक आ रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पेक्टिन की मात्रा है। गाढ़ा था रस बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत कम निकला नीचे, ठीक है। यदि मान लो ये रीडिंग आ रही है 1 पर, इसका मतलब इसमें भी अच्छा है, पेक्टिन अच्छा है, जेली बना सकते हैं। यदि इसमें 0.75 पर रीडिंग आ रही है, इसका मतलब अपन मानते हैं कि इसमें निम्न श्रेणी का पेक्टिन है, बहुत कम मात्रा में पेक्टिन है, ये जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। और यदि 50 आ रहा है तो बहुत निम्न है, कभी भी इससे जेली नहीं बनाई जा सकती। समझ में आया? तो ये जेल मीटर द्वारा ये डायग्राम बनाना है। जिस प्रकार मैंने डायग्राम बनाया है, जिस प्रकार इस पर रीडिंग लिखी है उस प्रकार आपको रीडिंग लिखनी है। डायग्राम का आकार ध्यान में रखना है कि जो चौड़ा भाग है वो 1/3 भाग होना चाहिए, और जो निचला जो सकरा भाग है वो 2/3 भाग होता है। क्लियर? इसके द्वारा पेक्टिन की मात्रा की जांच कर लेते हैं। पेक्टिन की मात्रा की जांच कर ली, अब अपने को क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स, अब अपने को उसमें उस रस में चीनी मिलानी है, उसको वापस रस को गर्म करना है, वापस चूल्हे पर चढ़ाना है, और रस को गर्म करके उसमें क्या करना है, चीनी मिलानी है। चीनी मिलाना, पेक्टिन युक्त रस में क्या करना है, उसको गर्म करते रहते हैं, और उसमें पेक्टिन की मात्रा के अनुसार चीनी मिलाते हैं। मैंने कहा था पेक्टिन की मात्रा के अनुसार चीनी मिलाते हैं, पेक्टिन की जितनी मात्रा है उसके अनुसार ही चीनी मिलाते हैं। चीनी मिला ली, चीनी मिलाने के बाद में जब इसका तापमान, चीनी मिलाने के बाद में जब इसका तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जब उबलते उबलते इस रस का तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो इसके अंदर सिट्रिक अम्ल डालेंगे, साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस डालेंगे, साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस डालेंगे, ठीक है। डाल दिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन कि इसका तापमान बढ़कर कितना हो जाता है। जब तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 105 डिग्री सेल्सियस या 105.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो माना जाता है कि जेली बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपन अंतिम बिंदु की जांच करेंगे। अंतिम बिंदु की जांच या कह सकते हैं कि परिपक्वता की जांच, ठीक है। अंतिम बिंदु की जांच में वही 2 चीजें, एक तो रेफ्रेक्टोमीटर और एक है थर्मोमीटर। 2 तो महत्वपूर्ण चीजें।
रेफ्रेक्टोमीटर में क्या ज्ञात करते हैं? टीएसएस। रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है, टीएसएस की मात्रा की जाती है ज्ञात। और मैंने बताया था कि जो जेम है, सॉरी जेली है, जेली का जो टीएसएस होता है वो 65% होता है। यदि 65% उसका घोल का टीएसएस आ गया तो इसका मतलब माना जाता है कि वो जेली बनकर तैयार हो गई। और यदि थर्मोमीटर में तापमान 105 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ गया तो इसका मतलब मानते हैं कि वो जेली बनकर तैयार हो गई। एक विधि और होती है जो मैंने जेम में बताई थी कि वही गिलास या जो एक पात्र है वो पानी का भरते हैं, जेली का एक बूंद उसमें जेली डाल दें, यदि वो जेली बिना बिखरी, ये वो बूंद है वो बिना बिखरी यदि नीचे पेने में बैठ जाती है इसका मतलब तो वो जेली बनकर तैयार हो गई। और यदि वो बिखर जाती है इसका मतलब वो जेली बनकर तैयार नहीं हुई। ठीक है। उसी प्रकार एक सीड मेथड भी होता है। ठीक है, तो उसमें भी वही सिस्टम जो मैंने चम्मच वाला बताया था कि चम्मच में जेली भरते हैं, उसको गिराते हैं, यदि परत के रूप में गिर रहा है मतलब जेली तैयार है, यदि परत के रूप में न गिर के टुकड़ों के रूप में गिर रहा है इसका मतलब जेली बनकर तैयार नहीं है। ये था स्टूडेंट्स जेली बनाने की विधि। लास्ट पॉइंट आता है इसमें पात्रों में भरना। पात्रों में भरना, पात्रों में भरना। देखो स्टूडेंट्स, जो जेली और जेम होती है मैंने बताया था कि गर्म अवस्था में इनको पात्रों में भरा जाता है, क्योंकि ठंडी होने के बाद क्या होता है, इनको पात्रों में नहीं भर सकते अपन, ठंडी होने से जम जाती है। तो पात्रों में इसको जेली को क्या करता है, गर्म जो चौड़े मुंह वाली स्वच्छ साफ जो निर्जमीकृत बोतलें उनके अंदर डाला जाता है। उसके अंदर डाल के जो लेवल होता है उस तक डाल के ऊपर 1 से 2 सेंटीमीटर जो मोम होती है, मोम को पिघल, देखो ये जब जम जाती है जेली तो गर्म मोम को पिघलाया जाता है, गर्म मोम को ऊपर डाल दिया जाता है और एक परत बना दी जाती है ऊपर की तरफ। तो मोम क्या करती है, सूक्ष्म जीवों से जेली की रक्षा करती है। मोम को आर पार करके सूक्ष्म जीव नहीं जा सकते, इसलिए मोम को ऊपर परत बना दी जाती है। इसके बाद में इनको सीलबंद करके ठंडे स्थानों पर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ये थी स्टूडेंट्स जेली बनाने की विधि। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना और समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं एक चीज और है, जेली निर्माण में कठिनाइयां। क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है जेली निर्माण में। देखो जेली बनाने के लिए बहुत विशेष प्रकार की ट्रेनिंग अपने को चाहिए या विशेष प्रकार की चीजें अपने को जरूरी है, ध्यान बहुत रखा जाता है। तो एक हेडिंग लगाना है, जेली निर्माण में कठिनाइयां। जेली निर्माण में कठिनाइयां। स्टूडेंट्स जेली निर्माण में 3-4 प्रकार की कठिनाइयां होती है। जैसे अपन बात करें, पहली कठिनाई क्या है, जेली का न जमना। जेली का न जमना, मैंने बताया था पेक्टिन की मात्रा यदि कम होगी तो जेली कैसी रहेगी, पतली रहेगी, और पेक्टिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी गाढ़ा होगा घोल। तो जेली का न जमना, कह सकते हैं अपन कि इसमें पेक्टिन की मात्रा कम होगी। यदि पेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है तो जेली पूर्णतः जमती नहीं है, एक कठोर रूप में या अर्ध ठोस रूप में नहीं जमती है। या चीनी की मात्रा जब अधिक हो जाती है, चीनी अधिक हो जाती है, ये कारण है इसके, जमती क्यों नहीं है पूछा जा सकता है। जेली जमती क्यों नहीं है, पेक्टिन की मात्रा कम होने के कारण, चीनी की मात्रा अधिक होने के कारण और कम पकने के कारण। यदि कम पकाते हैं अपन, तापमान देखते नहीं, कम पकने के कारण भी जेली नहीं जमती है। दूसरा कारण है जेली का रोना। दूसरी कठिनाई जेली का रोना, वीपिंग ऑफ जेली पूछा जाता है। जेली का रोना किस कारण होता है, क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। जेली का रोना या वीपिंग बोलते हैं जिसको, वीपिंग ऑफ जेली, जेली का रोना। देखो स्टूडेंट, जेली का रोना किस कारण होता है, जेली का रोना होता है, कई बार जेली का रोना बोलते किसको है, पात्र में जेली भरी हुई है, ऑटोमेटिक ही उसके ऊपर पानी आ जाएगा, ऑटोमेटिक उसके ऊपर पानी आके एकत्रित हो जाएगा, उस कंडीशन को अपन जेली का रोना कहते हैं। किस कारण होती है ये भी चीनी की कमी के कारण होती है। चीनी की कमी हो गई उसके कारण, पेक्टिन की कमी के कारण होती है, पेक्टिन की कमी, यदि पेक्टिन की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई, और अम्ल की अधिकता के कारण, अम्ल की अधिकता, इन 3 चीजों के कारण जेली का रोना होता है। पूछा जाता है जेली का रोना किस कारण होता है या जेली का रोना किस कारण नहीं होता, ये पूछ सकते हैं। तो 3 पॉइंट ये दे देंगे, चौथा पॉइंट कोई अलग दे देगा, तो उसमें समझ जाना है। ध्यान रखना है कि चीनी की कमी के कारण जेली का रोना होता है,
पेक्टिन की कमी के कारण होता है, और तीसरा है अम्ल की अधिकता के कारण। क्लियर। बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा है जेली का पारदर्शक नहीं होना। जेली का तीसरी कठिनाई है जेली का पारदर्शक न होना। देखो मैंने बताया था कि ये एक पारदर्शी पदार्थ है, और लेकिन जो जेम होता है वो अपारदर्शी पदार्थ होता है, क्योंकि गुद्दा काम में लेते हैं उसमें, इसमें गुद्दा काम में नहीं लेते, इसलिए इसको पारदर्शी बोल सकते हैं अपन। जेली का पारदर्शी न होना क्यों नहीं होता, कई बार क्या करते हैं अपन जब छानते हैं तो थोड़ा बहुत यदि उसमें गुद्दा आ जाता है तो पारदर्शी हो जाती है। कई बार जो फल होते हैं, फलों के अंदर कोई समस्या हो जाती है तो वो अधिक, या मान लो कि जेली को अधिक पका लिया अपन ने, उसके कारण वो अपारदर्शी हो जाती है। गंदगी अपन ने नहीं रही, साफ सफाई नहीं की फलों की, तो वो अपारदर्शी हो जाती है। या अपरिपक्व फल काम में ले लिए तो पारदर्शी हो जाती है। और चौथा है जेली रवेदार होना। चौथा है जेली रवेदार होना। जेली रवेदार होना, देखो रवेदार कैसे होती है जेली, या तो उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, ये दो कारणों के कारण जेली रवेदार हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्लियर, ये थी जेली बनाने की विधि। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मुरब्बा बनाने की विधि के बारे में। जेली बनाने की विधि में पूरा हो गया, जेली के बारे में परिभाषा बता दी मैंने, उसमें पहचान, आदर्श जेली की पहचान क्या होती है, उसके अलावा अपन ने उसकी बनाने की विधि पढ़ ली, पेक्टिन परीक्षण पढ़ लिया, पेक्टिन परीक्षण इंपॉर्टेंट है, इसमें जेलीमीटर द्वारा किया जाता है वो। बात करते हैं तीसरा मुरब्बा, प्रिजर्व बोलते हैं जिसको, मुरब्बा, प्रिजर्व। देखो स्टूडेंट, प्रिजर्व मुरब्बा होता क्या है। मुरब्बा जो संपूर्ण या कटे हुए फलों को चीनी के उच्च सांद्रण में, बहुत ज्यादा सांद्रता रखी जाती है चीनी की। देखा होगा आपने आंवले का मुरब्बा खाया होगा, तो उसमें जो चीनी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ में मिलाकर गर्म करके जो तैयार किया जाता है उत्पाद, उसको अपन मुरब्बा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, संपूर्ण या कटे हुए फलों को चीनी के उच्च सांद्रण के साथ, उच्च सांद्रण मतलब चाशनी बोलते हैं चीनी का घोल को, के साथ, उच्च सांद्रण के साथ गर्म करके या पकाकर तैयार उत्पाद को मुरब्बा कहा जाता है। मुरब्बा कहा जाता है। क्या होगा स्टूडेंट्स, संपूर्ण या कटे हुए फलों को चीनी व उच्च सांद्रण के साथ गर्म व पकाकर तैयार उत्पाद को मुरब्बा कहते हैं। ठीक है, देखो मुरब्बा बनाने के लिए सामग्री क्या चाहिए, ये थी परिभाषा। बात करते हैं इसकी सामग्री की। यदि 1 किलो फल अपने पास में, फल देखो 1 किलो पर चलेंगे अपन, 1 किलो फल अपने पास में, आंवले के फल मान लो, क्योंकि आंवले से सबसे अच्छा मुरब्बा बनाया जाता है। पूछा जाता है सबसे ज्यादा मुरब्बा किससे बनाते हैं, आंवले से। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस वैज्ञानिक नाम होता है आंवले का। ठीक है, आंवले से। तो 1 किलो फल है, चीनी की मात्रा भी इसमें 1 किलो मिलाएंगे, चीनी 1 किलो, पानी 1 लीटर, पानी 1 लीटर। समझ में आया। तो ये होता है, ये सामग्री आवश्यक होती है इसकी। अब पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधि। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बनाने की विधि ज्यादा कोई बड़ी विधि नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी विधि है, ढंग से समझना। विधि में मैंने बताया था सबसे पहला पॉइंट तो एक ही होता है, फलों का चुनाव। तो ये लो फलों का चुनाव, फलों का, देखो इसमें पूर्णतया परिपक्व जो फल होते हैं, पूर्णतया परिपक्व फलों का चुनाव मुरब्बा बनाने के लिए करते हैं। कौन कौन से फलों का में ले सकते हैं अपन, आंवला, सेम, पेठा, बेल, नाशपाती। आंवला, सेम, पेठा, नाशपाती या नाशपाती, बेल, अनानास, पपीता, बील जो होता है, अनानास, पपीता,
इन सभी को काम में लिया जाता है। ये मुरब्बा बनाने के लिए जो आवश्यक फल है ये है। सबसे ज्यादा मुरब्बा ध्यान रखना है किससे बनाया जाता है, आंवले से। देखो जैम बनाया जाता है सबसे ज्यादा सेव से, जेली बनाई जाती है अमरूद से, और मुरब्बा बनाया जाता है आंवले से। क्लियर क्या? अगला है फलों की तैयारी। फलों की तैयारी, देखो स्टूडेंट्स फलों की तैयारी में क्या होगा, फलों को मैंने बताया था, फलों की तैयारी चयन कर लिया तो उनको धोते हैं, उनको छीलते हैं, उनको टुकड़ों में काटते हैं। ये जो क्रियाएं होती है वो फलों की तैयारी में होती है। ठीक है, फलों को छीलना, देखो फलों को धोना, छीलना, काटना, टुकड़ों में काटना, ये जो क्रिया होती है वो फलों की तैयारी में होगी। तीसरा श्वेतन की क्रिया, ये क्रिया कर ली अपन ने। अब श्वेतन की क्रिया करेंगे, ब्लांचिंग बोलेंगे जिसको, श्वेतन या ब्लांचिंग। देखो श्वेतन की क्रिया में क्या किया जाता है, श्वेतन की क्रिया में 10 से 15 मिनट तक पानी में उबालते हैं फलों को, 10 से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक पानी में उबालते हैं फलों को, 10 से 15 मिनट तक पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद इनको गोदा जाता है, गोदना की क्रिया होती है। गोदना में क्या होता है, देखो जैसे आंवला है, आंवला है, संपूर्ण फल को काम में लेंगे, काटेंगे नहीं, आंवला का संपूर्ण फल है, उसको उबाला, उबालने के बाद 10 से 15 मिनट उबाल लिया अपन ने, पहले अपन ने धो के उसको साफ कर लिया था, आंवले को 10 से 15 मिनट उबाल लिया। गोदने से क्या होता है कि उस गोदने का एक उद्देश्य इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें चाशनी पूरी तरह उसके अंदर भर जाए, इसलिए नुकीली चीज लेके उसको पूरे फल को गोद दिया जाता है, जगह जगह छेद कर दिए जाते हैं उसमें बीज तक। ठीक है, फिर आता है फलों का कसेलापन दूर करना। फलों का कसेलापन या जो कड़वाहट होती है फलों में, जैसे इस आंवले में सबसे ज्यादा होती है, कसेलापन दूर करना। फलों का कसेलापन दूर करना, कसेलापन दूर करने के लिए देखो क्या करेंगे, 2% नमक का घोल लेंगे। क्या करेंगे, 2% नमक, फिटकरी या चीनी, 2% नमक, फिटकरी और 2% नमक, फिटकरी और चूने के पानी में, चूने के पानी में 2% नमक, फिटकरी या चूने के पानी में इनको 24 घंटे तक रखा जाता, 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है, 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है, जिससे इनमें कड़वाहट या कसेलापन जो होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, और जो फल कोस होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, फलों को चीनी के साथ उबालने से पूर्व 5 मिनट तक गर्म पानी में भी उबालते हैं। देखो कसेलापन पहले अपनी ब्लांचिंग कर ली, गोद लिया उनको, बाद में 2% नमक, फिटकरी और चूने के पानी में 8 से 10 घंटे तक उसको रखेंगे, जिससे उसके जो फलकोश होंगे वो सख्त हो जाएंगे, जिससे उनके अंदर जो चीनी होती है वो आराम से भर जाए। ठीक है, उसके बाद में उसको गर्म पानी में 5 मिनट तक उबालते हैं। बाद में चीनी मिलाना, चीनी मिलाना इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार से इसमें चीनी मिलाई जाती है। देखो क्या होता है, चौथा पॉइंट है चीनी मिलाना। चीनी मिलाना, गोद के तैयार कर लिया, ब्लांचिंग कर ली, श्वेतन कर लिया फलों का, टुकड़ों का। अब हमने को क्या करना, चीनी मिलाना। देखो चीनी को 2 प्रकारों से मिलाया जाता है। ठीक है, एक तो होता है पहला प्रकार। देखो पहला प्रकार क्या है, चीनी के घोल में पकाना, चीनी के घोल में पकाना। सीधी सी बात है, जो भी डिब्बे होते हैं या जो भी कोई बर्तन होता है, उस बर्तन में अपन क्या करेंगे, 33 डिग्री ब्रिक्स चीनी की चाशनी बनाएंगे। 33 डिग्री ब्रिक्स वाली चाशनी, 33 डिग्री ब्रिक्स वाली चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए पानी और चीनी काम में लेते हैं। 33 डिग्री ब्रिक्स का मतलब है कि उसमें 33% तो चीनी का भाग होना चाहिए और 67% पानी का भाग होना चाहिए। 33 डिग्री ब्रिक्स का मतलब ये होता है। इस घोल की चाशनी बना ली अपन ने, उसके अंदर क्या डालेंगे, फल डालेंगे। संपूर्ण फल काम में लेते हैं आंवले का, तो वो फल डालेंगे, ठीक है, या फलों के टुकड़े डालेंगे। बाद में इनको पकाएंगे।
इन दोनों को पकाएंगे, पकाकर जो चाशनी है उसको 70 डिग्री ब्रिक्स तक ले जाया जाता है। इनको पकाकर चाशनी जब 70 डिग्री ब्रिक्स की हो जाए तब तक इनको पकाया जाता है। चाशनी जब 70 डिग्री ब्रिक्स की हो जाए तब तक इनको पकाया जाता है। इसके बाद इनको 24 घंटे तक रख देते हैं। कितने घंटे तक? इसको 24 घंटे तक रख देते हैं। 24 घंटे देखो रखने से क्या होगा, फलों के अंदर जो पानी की मात्रा थी, अपन ने पानी में उबाला था, इसको स्वेदन क्रिया की थी, फलों में जो पानी की मात्रा थी वो चीनी की चाशनी में आएगी, बाहर आ जाएगी, घुलेगी। वो यदि घुलेगी तो उसमें सीधी सी बात है पानी की मात्रा ज्यादा होगी। मैंने कहा कि 70 डिग्री ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसमें 70% चीनी और 30% पानी। यदि पानी की मात्रा उसमें फलों के गुद्दे से बाहर आएगी तो कहीं ना कहीं ये कम, इसमें 70 डिग्री ब्रिक्स में कमी हो जाएगी। और अपने को उचित यदि मुरब्बा तैयार करना है तो 70 डिग्री ब्रिक्स तो उसमें रखना ही है। तो 24 घंटे तक उसको रखेंगे। 24 घंटे रखने से क्या होगा, पानी बाहर आएगा। पानी बाहर आने के बाद में वापस उसको पकाते हैं। पकाना है, कब तक पकाना है? जब तक वापस 70 डिग्री ब्रिक्स नहीं हो जाती। रीडिंग कितनी नहीं हो जाती? 70 डिग्री ब्रिक्स। 70 डिग्री ब्रिक्स वापस रीडिंग करके बाद में उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार ये विधि है। इसके बाद में इसको गर्म अवस्था में पात्रों में भर लिया जाता है। पात्रों में भरना समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूं। सबसे पहले 33 डिग्री ब्रिक्स वाली चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी का घोल मतलब 33% तो उसमें चीनी और 67% उसमें पानी। आंवले को उसके अंदर डाला, उबालना स्टार्ट करेंगे। कब तक उबालेंगे? जब तक उस चाशनी में 70% चीनी और 30% पानी ना हो जाए। पानी उड़ेगा भाप के रूप में, पानी की मात्रा कम होगी, इसका मतलब सीधी सी बात है घोल में चीनी की मात्रा ज्यादा होगी। जब 70% ब्रिक्स हो जाता है, चीनी की मात्रा 70% हो जाती है, 70 डिग्री ब्रिक्स हो जाता है, तो उसको 24 घंटे तक उसको रख देते हैं। 24 घंटे रखोगे तो फलों के गुद्दे में जो उपस्थित पानी है वो बाहर आएगा। चाशनी में जो ब्रिक्स की मात्रा है, जो चीनी की मात्रा है वो कम हो जाएगी। वापस उसको पकाएंगे, वापस 70 डिग्री ब्रिक्स तक उसको करेंगे। 70% शर्करा मतलब चीनी की मात्रा कर देंगे और उसको पात्रों में भरकर सुरक्षित रख लिया जाता है। ये होता है, ये विधि है चीनी के घोल में पकाना। दूसरा है बिना पकाए चीनी में फलों को डालना। दूसरी विधि है। दूसरी विधि थोड़ी डिफिकल्ट है तो इसको ढंग से समझना भाई। दूसरी विधि बिना पकाई चीनी में, मतलब बिना चाशनी के, बिना पकाई चीनी में फलों को डालना। देखो स्टूडेंट्स, उसमें अपन चीनी को पका रहे थे, पहले चाशनी तैयार कर रहे थे। इसमें चाशनी तैयार नहीं करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले पात्रों में जो कांच का बर्तन है उसमें आंवले डाल दिए, फलों के टुकड़े डाल दिए। फलों के टुकड़े डाल के उसके अंदर 1/3 भाग, देखो सर्वप्रथम फलों को डिब्बों में डाला जाता है। सर्वप्रथम फलों को डिब्बों में डाला जाता है। बाद में इसमें क्या करेंगे, 1/3 भाग जो कुल आवश्यक मात्रा है चीनी की, उसका 1/3 भाग इसके अंदर डिब्बे के अंदर डाल देंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 24 घंटे तक रखेंगे इसको। कितने घंटे तक? 24 घंटे तक रखेंगे। 1/3 भाग डालने के बाद में इसमें क्या करेंगे, 24 घंटे तक उसको रखेंगे। 24 घंटे बाद क्या करेंगे, 24 घंटे बाद जो फल होते हैं उनको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद 1/3 भाग चीनी इसमें डालेंगे। कौन से? चीनी में डालेंगे केवल। आपको ध्यान रखना है इसमें फल नहीं पकाने हैं साथ में, ठीक है? फलों को बाहर निकालना है। देखो फलों को डिब्बों में डाल दिया, ब्लांचिंग की हुई स्वेदन किए हुए फल है, डिब्बों में डाल दिया। उसमें 1/3 भाग ठोस चीनी डाल दोगे ऐसे कैसे, है ना? 24 घंटे तक पड़े रहने से क्या होगा, वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाएगी चाशनी के रूप में, ठीक है? 24 घंटे बाद में फलों के टुकड़ों को वापस बाहर निकालो। उस चीनी में 1/3 भाग जो चीनी का है वो और मिलाओ और उसको पका दो। इसको पकाना है, ठीक है? इसको गर्म करना है। वापस फलों को इसके अंदर डाल देना, वापस इसके अंदर डाल देना। फिर इसको 24 घंटे तक रखना है। फिर वापस बाहर निकालना है फलों को। फल बाहर निकालने, शेष बची हुई जो 1/3 मात्रा, 1/3 भाग चीनी का है वो इसके अंदर डालेंगे,
ठीक है। फलों को 24 घंटे बाद रखा, 24 घंटे रखा, फल को बाहर निकाला, 1/3 भाग जो शेष बच रही थी, देखो 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गई, अब 1/3 तो बची, तो 1/3 मात्रा इसमें डाल देंगे, 1/3 मात्रा डाल के इसको पका लेंगे। पकाना, पका लिया, पकाने के बाद में क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, पकाकर जो फल है, फल को वापस अंदर डाल देंगे, फलों को वापस अंदर डाल दिया। इसके बीच में अपने को क्या करना है, यहां पर अपने को एक चीज और करनी है, इसमें साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस डालना है। जो लास्ट वाली 1/3 भाग चीनी मिलाई थी, उसके साथ में या थोड़ी देर बाद जब उसकी चाशनी बन जाए तो साइट्रिक अम्ल उसमें डालना है। साइट्रिक अम्ल क्या करता है, चीनी को एकदम साफ बना देता है, जो चाशनी होती है उसको एकदम साफ सुथरी कर देता है, उसमें कोई गंदगी है तो उसको ऊपर ला देता है, जिससे उसको अपन अलग कर सकते हैं। वापस उसके अंदर फल डालेंगे, वापस उनको 24 घंटे तक रखेंगे। समझ में आ रहा है? 24 घंटे तक रख दिया। 24 घंटे रखने के बाद में क्या करेंगे, इसमें 24 घंटे बाद उसको गर्म करेंगे 48 डिग्री ब्रिक्स तक। जो घोल था चीनी का, फलों को निकालना है, उस घोल को 68 डिग्री ब्रिक्स तक उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद 1-2 दिन तक उसको 1-2 दिन तक रखकर 1-2 दिन तक रख देते हैं और मुरब्बा बनकर तैयार हो जाता है। देखो इसमें समय ज्यादा लग रहा है, 5-6 दिन लग रहे हैं, लेकिन इस विधि के द्वारा बनाया गया मुरब्बा अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छे प्रकार से बनता है। ठीक है, ये था मुरब्बा बनाने की विधि। लास्ट में क्या है, लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें, बर्तनों में भरना या पात्रों में भरना। लास्ट में क्या होगा, गर्म अवस्था में इसको जो कांच के बर्तन होते हैं उनके अंदर भर के, ठीक है, कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, इनमें भर के इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो मुरब्बा में सुगंध करने के लिए अपन गुलाब की जो सुगंध होती है वो डालते हैं थोड़ी बहुत, और यह केवड़ा, गुलाब या केवड़ा जो होता है उनकी सुगंध उसमें की जाती है ताकि वो अच्छा लगे। क्लियर? आशा करता हूं कि ये मुरब्बा और जेली बनाने की विधि आपको समझ में आई होगी। बुक में और पढ़िएगा जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन पानक बनाने की विधि और सॉस बनाने की विधि और अचार की जो सुरक्षित रखने की विधि है, जो लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट बच रहा है, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।